और इसलिए हम प्रसन्न हुए, मफतलाल जी ने जब हमें कहा कि हस्तिनापुर जाना है, तो हमें इसलिए प्रसन्नता हुई क्योंकि जो हमें हस्तिनापुर है वो कौरवों की राजधानी रहा और इंद्रप्रस्थ जहाँ से हम आए हैं वो पांडवों की राजधानी था। तो आज दो भाइयों का मिलन हो रहा है और संख्या की दृष्टि से देखें तो हम 5 हैं और आप भी लगभग 100 के बराबर ही हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कुछ कवियों को आप पहली बार सुनेंगे। मफतलाल जी ने भी बड़े मेरे आग्रह पर पहली बार उन्हें बुलाया है। हमारे मंच के सबसे जो वयोवृद्ध कवि हैं, जिनकी उम्र जो है 75 पार हो चुके हैं, देखने में नहीं लगते, हमारे बीच गोविंद ज्ञानी जी हैं। 75 वर्ष की आयु में बिल्कुल इतनी एनर्जी है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे तो आप अगले साल भी सुन सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब इनका भरोसा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है हो सकता है अगले साल में ना मिल पाए, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो काव्य पाठ के लिए। बड़े कवि हैं, कहीं भी हो सकते हैं अगले साल। तो आज इनका उपयोग करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे। जोरदार तालियां आप गोविंद ज्ञानी जी के लिए बजा दीजिए। हास्य के कवि हैं, अनेक आपको विषयों से जोड़ेंगे। मैं आपके सामने रसिक गुप्ता, डॉक्टर रसिक गुप्ता। और एक बार हम तो अग्रवाल समाज में जन्म मिला है। अग्रवाल समाज का आदमी 52 बुद्धि लेके पैदा होता है। एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया अमिताभ बच्चन के सामने। पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोला फोन ए फ्रेंड। बोले आप किससे बात करेंगे? बोला जी मैं रामलाल से बात करूंगा। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अब अग्रवाल साहब बोले उत्तर गया बाढ़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। तो आप सब एक बार जोरदार तालियां उठाएं। सबका परिचय हो गया। और मैं तो देखो दिल्ली से आया हूं भाई साहब। हम समस्याएं खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना दिया। और एक नेताजी तो भाई साहब, नेता कैसे कैसे होते हैं। एक नेता तो 2 महीने बाद चुनाव प्रचार से आया। पत्नी फूकी बैठी थी, बोली 2 महीने हो गए तुम्हें गए हुए, तुम्हें घर की चिंता नहीं, तुम्हें परिवार की चिंता नहीं, मैं इतनी बीमार थी, तुम्हारे पीछे से मुझे कुछ हो जाता तो? बोला फिर मैं कौन सा शमशान घाट की चाबी साथ लेके गया था, हो जाता तो हो जाता। और एक नेताजी बाबूजी निपट गए, एक नेताजी निपट गए। कारण क्या है? तो मैंने पूछा उनसे, मैं कहा कारण क्या? तो बोले जी नेताजी चले गए। मैंने कहा कैसे? बोला जी खत्म, अपने सारे ही सहारे हो गए। जो उस कार्यकर्ता ने बताया नेताजी का निपटने का कारण, बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो एक बार वो तालियां बजनी चाहिए जोरदार कि रोड तक पहुंचे। तो कार्यकर्ता बोला दीपक जी कि खत्म, अपने सारे ही सहारे हो गए, नेताजी आसमान के सितारे हो गए, पत्नी के करवा चौथ के बैठे थे भरोसे, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए। तो नेताओं का मामला ऐसे ही भाई साहब। और अब तो चुनाव आने वाले हैं 2 महीने बाद, तो ऐसे ऐसे मिलते हैं हमें। तो लीजिए हम क्रम को बढ़ाते हैं आगे। और प्रथम पंक्ति में हमारे आदरणीय मेरे ख्याल इंस्पेक्टर साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। और हम तो वैसे बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। अच्छा, मैं तो हरियाणा का हूँ भाई साहब। वहाँ क्या हुआ हरियाणा में बताता हूँ। वो एक कवि की अंगूठी खो गई भाई साहब। वो थाने में चला गया रिपोर्ट लिखवाने। थानेदार बोला कवि जी आपकी अंगूठी खो गई, जाओ शाम तक मिल जाएगी। अच्छा, वो कवि जी घर आ गए, उसे बाथरूम में ही अपनी अंगूठी मिल गई। थोड़ी देर बाद उसने सोचा थानेदार परेशान होगा, उसने फ़ोन किया, बोला थानेदार साहब वो जो अंगूठी की रिपोर्ट लिखवा के गया तो कैंसिल कर दो, वो अंगूठी मुझे घर में मिल गई, मैं बाल बाल बच गया। थानेदार बोला भाई कवि तू तो बच गया पर मैं मर गया। तेरू उस अंगूठी के चक्कर में जो 4 पकड़ के लाया था, 3 ने तो हाँ भी कर ली, उनका क्या करूं? तो ऐसा ही होता है वैसा मामला। अच्छा देखो, थानेदार की पावर तो देखो आपको पता ही है वैसा। तो थानेदार कोई गड़बड़ कर रहा था, उसे पकड़ के ले आए, उसे कूट रहे थे। मैं तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा, मैं तेरे ऊपर डकैती का इल्जाम लगा दूंगा, मैं तेरे ऊपर स्मैक का इल्जाम लगा दूंगा, मैं तेरे ऊपर ड्रग्स का इल्जाम लगा दूंगा। कूटे जा रहा, कूटे जा रहा, कूटे जा रहा। तभी हवलदार SHO साहब का फ़ोन लेके आया। थानेदार साहब आपके घर से फ़ोन आया है। बोला स्पीकर पे डालो। उन्होंने स्पीकर पे डाला, उधर से मधुर आवाज आई, बधाई हो थानेदार साहब, बधाई हो, आप पिता बन गए हैं।
वो पिटते पिटते बोला, लगा दो साहब लगा दो, ये इल्जाम भी मुझ पे लगा दो। तो कई बार ऐसा होता है भाई साहब, तो मामला ऐसा ही होता है। तो लीजिए हम हाँ, एक बार जोरदार तालियों से आप मजा लें, बिल्कुल पूरा खाने का भी आनंद लें, क्योंकि ये भाई साहब अब खाने पीने वाले को कौन रोक सकता है। भाई साहब 70 सालों से यही होता है भाई साहब, काम कोई कर रहा है, माल कोई उड़ा रहा है सामने, यही हो रहा है भाई साहब अपने साथ 70 साल लोग। तो लीजिए हम क्रम को प्रारंभ करते हैं, और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो 75 साल के हैं। मैंने उनका ध्यान से सुनिएगा, गोविंद ज्ञानी जी हैं, हास्य के कवि हैं, और 4 पंक्तियों से मैं गोविंद ज्ञानी जी को आमंत्रित करता हूँ कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, परिवर्तन का नायक हमको कहते हैं, और घोर निराशा के इस युग में उठा कलम, हम आशा के दीप जलाते रहते हैं, हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। आशाओं का एक दीप लेकर के आते हैं गोविंद ज्ञानी जी, जोरदार तालियों से। जैसा कि आपसे कहा गया कि मुझे ध्यान से सुन लेना, तो मुझे ध्यान से ही सुनना। मैं एक बार आपको फिर याद दिला रहा हूँ मित्रों, हिंदी में हास्य व्यंग बहुत लिखा जाता है, लेकिन हास्य व्यंग के साथ बहुत कम मिलने को मिलता है। मैं वहीं से अपनी रचना शुरू करता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है कि मैं कवि ऐसे बना। सुनिए कि मैं एक संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर बिताकर पुनर्जन्म के लिए विधाता के पास पहुंचा, तो क्या देखता हूं कि विधाता पुनर्जन्म का प्रकरण चला रहे थे। किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को पक्षी बना रहे थे। मेरा नंबर आया तो मैं विधाता से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे किसी सेठ का कुत्ता बना दीजिए। विधाता बोले, मनुष्य बना रहा हूं, बड़े गर्व की बात है, और मनुष्य के सामने कुत्ते की क्या औकात है। मैं बोला कि माना कुत्ते की आयु में 12 और मनुष्य की आयु में साल 60 हैं, पर पृथ्वी पर मनुष्य से ज्यादा कुत्ते के ठाठ हैं। कुत्ते के लिए कोठी, कार, बंगला है, मनुष्य मेहनत करते हुए भी कंगला है। तो प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे तो किसी सेठ का कुत्ता ही बना दीजिए। विधाता समझाते हुए बोले, प्राणी तू तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, शिक्षित है, ये योनि तो घोटालेबाजों के लिए आरक्षित है। हमको तुम्हें कुत्ता बनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर तुम्हारे खाते में कोई घोटाला दर्ज नहीं है। इसलिए आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती, और कुत्ते बनने की सुविधा तुम्हें नहीं दी जा सकती। इस तरह से विधाता ने अपना फरमान जता दिया, सुना दिया, मेरा मन और भारी बना दिया। मैंने कहा, प्रभु फिर पक्षी ही बना दीजिए, दाना तिनका चुगूंगा, खुले आसमान में पर फैलाऊंगा, और धरती पे प्लॉट बहुत महंगे हैं, पेड़ पर घर बनाऊंगा। विधाता बोले, मूर्ख प्राणी, कबूतर बनाया तो किसी कबूतरबाज के हाथ लग जाएगा, और चिड़िया बनाया तो रेडिएशन से मर जाएगा। और आजकल लोग बहुत मांसाहारी होते जा रहे हैं। चील बनाया तो बता तू क्या खाएगा। मेरी बात मान, तू अभी बच्चा है, कवि बन जा, तेरे लिए यही अच्छा है। तो इस प्राणी ने यानी गोविंद ने विधाता की बात मान ली, कवि बन गया और कविता लिखने की ठान ली। तभी से कविता लिखता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ और लोगों को भी खुश। क्या बात है, वाह 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 अच्छा वाह। मित्रों, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सब लगभग मेरी उम्र के ही हैं, तो मैं वो कविता पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा मन है कि मैं वो कविता पढूं। कविता का शीर्षक है कि बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गई नई पीढ़ी। आए है, बहुत शानदार कविता, एक बार मन से सुने, तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करें। देखिए और सीन बनाइए कि सुबह सवेरे पार्क में एक बुढ़ों का झुंड बतिया रहा था।
हर कोई अपने आप को सुपर बुड्ढा बता रहा था। उनमें एक मिलिट्री से रिटायर कर्नल थे, दूसरे प्रोफेसर कम प्रिंसिपल थे, तीसरे व्यापारी थे, चौथे इंजीनियर थे। कहने का मतलब एक से एक बढ़कर सुपीरियर थे। कर्नल बोले, मैंने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं, दुश्मन को हमेशा नाको चने चबवाए हैं। वाह। प्रिंसिपल बोले, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अक्सर बनते हैं आईएएस या आईपीएस अफसर। व्यापारी बोला, मैंने देश विदेश में व्यापार किया है। इंजीनियर बोला, ये सिग्नेचर ब्रिज मैंने ही तो तैयार किया है। इतने में उनमें से किसी एक का बेटा जॉगिंग करते आया और सबके सामने अपने बूढ़े बाप को धमकाया कि बस बहुत हो चुका, घर जाइए, पप्पू तैयार हो गया, उसे स्कूल पहुंचाइए। इतना सुनते ही बूढ़े बाप का चेहरा उतर गया, वो सकचाता सा खड़ा हुआ और चुपचाप घर गया। उसके जाते ही सबके चेहरों पर मलाल था, सबको अपने अपने जवान बेटों का ख्याल था। तो सब अंदर ही अंदर रोए और मन ही मन में सिसक लिए, एक एक करके सारे बुड्ढे खिसक लिए। तो गोविंद, कैसी ये तरक्की की सीढ़ी, बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गई नई पीढ़ी, बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गई नई पीढ़ी। कितना समय? एक और देखिए, एक और सुनिए कि शरीर के अंग अपने आपस में कैसे बातें करते हैं। देखिए कि एक दिन शरीर के अंगों ने बैठक बुलाई, सब अपने अपने काम की करने लगे बढ़ाई। वाह। आंख बोली, हम सुलाती और जगाती हैं, दुनिया भर की अच्छी बुरी चीज दिखाती हैं। कान बोले, हम प्रकृति का संगीत सुनाते हैं और पीछे से खतरे की आहट सुनकर तुम्हें बचाते हैं। नाक बोली, मैं सुगंध दुर्गंध का भेद बताती हूं और सांस लेकर तुम सबको जलाती हूं। जीभ बोली, मैं तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती हूं, खट्टे मीठे और तीखे का स्वाद चखाती हूं। हाथ बोले, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे इस पेट को भरते हैं। पैर बोले, हम जगह जगह की सैर कराते हैं, तुम सबका हल्का भारी बोझ उठाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। पर ये पेट निकम्मा कुछ काम नहीं करता है, खाऊं खाऊं चिल्लाता है, हरदम भूखा मरता है। अब इसकी एक न चलने देंगे, ठाली बैठा इसे न पलने देंगे। पेट बोला, भाइयों, मेरी तो केवल अर्जी है, फिर आप जैसा चाहो आपकी मर्जी है। 3 दिन जब पेट ने भूखे गुजारे तो सब अंगों को दिन में दिखने लगे तारे। आंख बोली, न नींद आती है न दिखाई देता है। कान बोले, क्या कहा तुमने, हमको न सुनाई देता है। क्या बात है, वाह वाह। नाक बोली, रोटी की खुशबू सूंघना चाहती हूं। जीभ बोली, कुछ भी मिले मुंह में ठूसना चाहती हूं। हाथ कपकपाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, बेहोशी छाने लगी, चक्कर आने लगे। तो सब अंग मिलकर लगे पेट को मनाने और तरह तरह के खाने लगे उसे खिलाने और बोले, मानना पड़ेगा, है पेट बड़ा शातिर, सब धंधे करने पड़ते हैं इसकी खातिर, सब धंधे करने पड़ते हैं इसके लिए। धन्यवाद।